बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का मौजू हमारा होगा थायराइड ग्लैंड के से पैदा होने वाले हार्मोन। थायराइड ग्लैंड पे मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे गले में इस जगह पर होता है जहाँ पे मैंने ये हाथ लगाया, यानी आपकी जो ट्रैकिया है, हवा की नाली, उसके दोनों तरफ यानी बटरफ्लाई की शक्ल का ये होता है, जैसे तितली के दो विंग्स होते हैं। ये एक एक साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे ऐसे। तो ये छोटा सा ग्लैंड है, 2 इंच तकरीबन इसकी जो है ना वो लंबाई है, और ये बड़ी काम की चीज़ है। इस पर वीडियो बनाने का मकसद आपको इंफॉर्मेशन देना है कि अगर आप इसके जो पैदा करदा हार्मोन हैं, अगर आप उनको समझ लें और आपको ये पता चल जाए कि कितनी अफादियत है इससे जो हार्मोन पैदा होते हैं उनकी हमारी सेहत के मामले में कितनी अफादियत है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये इसके बारे में एक लेक्चर जो है वो होना चाहिए। और मेरे स्टूडेंट की भी डिमांड थी कि सर इस पे आप एक लेक्चर दें, तो ये वीडियो मैं इस नुक्ता नज़र से बना रहा हूँ कि स्टूडेंट जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और जो आम पब्लिक है वो भी इससे फ़ायदा उठाए। नाजरीन, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें जो हार्मोन पैदा होते हैं, 3 किस्म के हार्मोन हैं। एक का नाम है T4, दूसरे का नाम है T3 और तीसरा जो है कैल्सिटोनिन। लेकिन इसमें ज़्यादा अहमियत के अमल जो हैं वो 2 ही हैं, 2 का ज़्यादा जिक्र आता है और उन 2 के बारे में ही हम बातचीत भी करेंगे इसमें कि T4 और T3 जो है वो। अब एक तीसरा हार्मोन है जो इसको भी चलाता है, थायराइड जो हमारा ग्लैंड है इसको स्टिमुलेट करता है, वो इन सबसे ज़्यादा अहमियत का अमल है। TSH उसका नाम है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता है। पिट्यूटरी हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड है मटर के दाने के बराबर, जिसको कि एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड समझा जाता है, चीफ समझा जाता है। वो इस सारे जो एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड हैं इनको वो चलाता है, तो वो इनका चीफ है। साइज में वो छोटा है, उससे वो हार्मोन पैदा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। तो वो ज़्यादा अहमियत का अमल है। जब भी आप थायराइड के किसी मरीज़ का मुआयना, पहला मुआयना आप चाहते हो या पहली इंफॉर्मेशन आप चाहते हो, तो एक ही टेस्ट अगर आप करवा लें TSH, तो उससे काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। अगर वो नॉर्मल है तो समझो कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, वो नॉर्मल है, वो सही तरीके से काम कर रहा है, वो दोनों अपने जो हार्मोन हैं T3 और T4 उनकी मुनासिब मिकदार जितनी हमारे बॉडी को चाहिए, जितनी मुनासिब मिकदार उतनी वो पैदा कर रहा है। ये सिर्फ आप एक टेस्ट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पहला टेस्ट है, ये आप करवा लें और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है TSH की वो है 0.5 से लेकर 5 तक, 5 ml तक, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। यानी 0.5 से 5 तक, इसके दरमियान अगर टेस्ट आ जाता है 1.2 आ जाता है, 2.3 आ जाता है, कोई भी आ जाता है, वो सब नॉर्मल होंगे। इसके बाद जो T4 है, T4 की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 5 से लेके 12 माइक्रोग्राम है पर डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है T4 जो है ये थायराइड ग्लैंड का अपना हार्मोन है, और ये थायरॉक्सिन को चेक करने के लिए कि बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन जो है, T4 असल में थायरॉक्सिन का नाम है, थायरॉक्सिन की मिकदार जांचने के लिए इस टेस्ट को करवाना ज़रूरी होता है। T4 थायरॉक्सिन ही है, जिसमें ये कमी होती है तो एलोपैथिक शोबे के जो डॉक्टर हैं वो थायरॉक्सिन ऐसे मरीज़ों को सारी उम्र के लिए लगा देते हैं, थायरॉक्सिन की गोली, कि ये गोली आपने खाते ही रहना है। यानी थायरॉक्सिन आपकी बॉडी में पूरी नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए इस गोली का सहारा आपने लेना है। एक इसके अलावा T3 है, T3 जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू 100 से लेके 200
नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। तो ये मैंने इन तीनों जो हार्मोन है इनकी नॉर्मल वैल्यू आपके सामने रखी। अब देखना ये है कि अगर इनकी मिकदार नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, और अगर नॉर्मल वैल्यू जो है उससे कम मिकदार हो जाती है तो क्या होता है। तो नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बात यहाँ ही रखते हैं, मैं दोबारा यहाँ से शुरू करूँगा एक और इन्फॉर्मेशन देने के बाद। वो और इन्फॉर्मेशन क्या है, हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, किन चीज़ों से मिल के बना है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये पहले हम जायज़ा लेते हैं। तो नाज़रीन, इसमें मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन रखता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर 65% ऑक्सीजन होती है। 65% ऑक्सीजन होती है। कार्बन जो है ये 18.5% कार्बन होती है, और हाइड्रोजन जो होती है ये है 9.5%। इसी तरह नाइट्रोजन है 3.2%। तो ये चार मेजर जो अनासर हैं ये मिलके हमारी बॉडी का 97% हिस्सा जो है वो इनसे बनता है। यानी बॉडी के अंदर जितनी कंपोजिशन है उसका 97% तो तकरीबन ये चार चीज़ें जो हैं इनके मिलने से बनता है। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। कैल्शियम 1.5, फास्फोरस 1.0, पोटाशियम 0.4, सल्फर 0.3, सोडियम 0.2 और क्लोरीन होती है 0.2, मैग्नीशियम 0.1, आयोडीन 0.1 और आयरन 0.1। मैंने आखिर में जिक्र किया आयोडीन 0.1। ये जो मैंने आपको जितने ये अनासर बताए हैं ये सारे मिल के हमारी बॉडी जो है वो कंपोज होती है। तो ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो एलिमेंट ये हैं, और इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट हैं जिनकी ट्रेस मिकदार बॉडी में होती है जिसको नापा भी नहीं जा सकता। तो नाज़रीन, इसमें मेरा मकसद ये था कि जो आयोडीन है वो हमारी बॉडी में 0.1% होती है। कितनी होती है, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ क्योंकि ये मौजू से मुतल्लिक बात है जो हमारा आज का मौजू है कि हमारी बॉडी में आयोडीन की मिकदार 0.1% या इससे भी लेस, इतनी मिकदार एक तंदुरुस्त जो बॉडी है उस बॉडी में 0.1% होती है आयोडीन। और ये जो थायराइड ग्लैंड हमारा आज का टॉपिक है जिस पर बात हो रही थी, थायराइड ग्लैंड जो है इसमें जो इसके जो हार्मोन है T3 और T4 ये अपनी असल मिकदार नॉर्मल वैल्यू जो है उससे कम तब होते हैं जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जब आयोडीन कम हो जाती है उस वक्त ये इसकी जो T4 और T3 की जो वैल्यू है वो नॉर्मल से कम हो जाती है। तो हमें ये समझ आई कि आयोडीन की कमी की वजह से ये सारा मसला बनता है, जो कि बॉडी में तंदुरुस्त बॉडी में 0.1% होती है। इतनी उसकी मिनिमम मिकदार है, इतनी थोड़ी सी मिकदार है बॉडी में, लेकिन फिर भी उसके डिस्टर्ब होने से हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो मिसाइल मैं आपके सामने वो इलामात रखता हूँ, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी और आपको पता चलेगा कि आयरन इसकी वो ये क्या आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन की डेफिशिएंसी से कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो नाजरीन, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये इसके पास जाती है आयोडीन। आयोडीन कैसे जाती है कि हम जो खाते हैं मैदे में जाता है, फिर मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, फिर वही हर चीज़ जो हम खाते हैं वो फिर हमारे ब्लड का हिस्सा बनती है, और ब्लड जो है जब वो बॉडी में सर्कुलेट करता है तो एक एक आर्गन तक ब्लड जाता है, और
जब ब्लड जाएगा थायराइड ग्लैंड में, तो थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो उस ब्लड के अंदर जो आयोडीन होगी उसको लेंगे, उसको पकड़ेंगे और उससे एक चीज़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये दो किस्म के हार्मोन बनाएंगे, T4 और T3 बनाएंगे। और अगर उनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा तो वो कैसे बनाएंगे? रॉ मटेरियल क्या है? आयोडीन। अगर आयोडीन उनको मिल ही नहीं रही तो T3 और T4 कैसे बनाएंगे? और जब ये T3 और T4 सही नहीं बनेंगे तो हमें क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? वो नुकसान भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जब T3 और T4 की वैल्यू नॉर्मल से कम होगी तो ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। मेडिकल जुबान में इसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर इनकी मिकदार नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होगी तो इस कंडीशन को मेडिकल जुबान में हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो दोनों सूरतें जो हैं वो नुकसानदेह हैं। नॉर्मल वैल्यू में रहेगा तो हमें फ़ायदा है, अगर ये T3 T4 ज़्यादा बनेंगे तब भी नुकसान है। यानी हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन भी हमारे लिए नुकसानदेह है और हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इस चीज़ का जायज़ा हम लेते हैं। मैं आपके सामने ये चीज़ें रखता हूँ कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो, यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी में, जिसको कि मेडिकल जुबान में हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें कौन से नुकसान उठाना पड़ते हैं। तो नाज़रीन, हम ऊपर से शुरू करते हैं, आपको इजीली इसकी समझ आ जाए कि सबसे पहले तो हमारा ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब होता है जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। यानी T3 T4 जो है ये कम हो जाते हैं। यानी एक मरीज़ की समझ तक आने के लिए सादा लफ्ज़ ये है कि यानी आयोडीन की कमी हो जाती है। ये T3 T4 मैं डॉक्टर्स के लिए कह रहा हूँ या मेडिकल के स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ। और एक आम जो पब्लिक है उसके लिए ये है कि आयोडीन की कमी हो जाए जब बॉडी में, तो फिर सबसे जो नुकसान होते हैं उसको गिनवाने के लिए मैं ऊपर से नीचे शुरू करता हूँ कि सबसे पहले तो हमारा जो ब्रेन है इसको नुकसान पहुँचेगा, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको पहुँचेगा, हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको नुकसान पहुँचेगा, और हमारा जो मेमोरी है हमारी उसको नुकसान पहुँचेगा। यानी ये भूलने की आदत जिन लोगों को होती है ये हो जाएगी, उनकी मेमोरी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो बात बात पे भुलक्कड़ हो जाएंगे, भूल जाएंगे चीज़ें, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगी उनको। एक पहला नुकसान ये हो जाएगा। दूसरा नुकसान उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। ये दो नुकसान हो गए। तीसरा नुकसान वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। ये अभी मैं नुकसान ब्रेन के हवाले से वो आपको गिनवा रहा हूँ कि डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। आयोडीन की कमी से लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो ये मेन ये नुकसान हो गया। डिप्रेशन हो गई, नींद का उड़ जाना हो गया, भूल जाना की बीमारी जो है ये हो गई। तो इसके अलावा हम नीचे आते हैं, हमारा जो हार्ट है इसको नुकसान पहुंच सकता है। अगर T3 T4 बढ़ जाएंगे तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, यानी इसकी जो ये बीट है, हार्ट बीट रेट, वो बढ़ जाएगा। और अगर कम होगी तो हार्ट बीट रेट जो है वो कम हो जाएगा। यानी आपका ब्लड प्रेशर स्लो हो सकता है, जिस्म में सुस्ती हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये हो जाएगा। इसके अलावा आपका मैदा जो है उस तरफ आते हैं। मैदे में अगर ये T3 T4 कम हो तो क्या होगा? सबसे पहले बात तो ये है कि इसका जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन, इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन है जो वो है ही मेटाबॉलिज्म। तो मैदे के हवाले से जब हम बात करेंगे तो मेटाबॉलिज्म का जो अमल है, यानी खुराक के हज़म करने का जो हमारा एक सिस्टम बॉडी के अंदर है, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म का अमल। तो मेटाबॉलिज्म का अमल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा जब ये T3 T4 जो हैं ये कम होंगे। यानी जब आयोडीन की कमी होगी तो आपका हजमे का निज़ाम जो है वो बिगड़ जाएगा, हजमा ठीक नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ सही तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। जब आपकी खाई खुराक जो भी आप खाते हैं, आप चाहे बड़ी आला से आला खुराक खाएं, आप आला से आला फल खाएं,
जब उसने सही तरीके से मेटाबोलाइज ही नहीं होना, यानी सही हजम ही नहीं होना, तो आपको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ खुराक खाने का। तो ये सबसे बड़ा लॉस, और ये इसका सबसे बड़ा फंक्शन भी है, ये थायराइड ग्लैंड का, यानी मेटाबॉलिज्म का अमल जो है, इसको रेगुलेट करना, इसको सही तरीके से चलाते रहना, ये इसका बड़ा फंक्शन है। इसको मैं और अगर सादा तरीके से बताऊं तो वो ये है कि जैसे आग जलाई हुई हो, जैसे तंदूर जो है उसमें आग जली हुई है, और आग को एक मुनासिब जगह पर रखने के लिए आपका जो पीछे से वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन आता है वो उसको मुनासिब तरीके से रखता है, और वो उसके भी पीछे एक और चीफ एग्जेक्टिव है, वो दिमाग के अंदर एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो सिग्नल देता है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो नज़र रखता है कि कितनी मिकदार में आग जो है उसको तेज़ करना है, कम करना है, उसको रेगुलेट करना है, ये उस पर वो नज़र रखता है, और उसकी हिदायत के मुताबिक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेशन आगे देता रहता है। और वो जो टम्परेचर बॉडी का होता है या मेटाबॉलिज्म के दौरान जितनी ये हीट और टम्परेचर चाहिए होता है उसको रेगुलेट रखा जाता है, एक मुनासिब दर्जा रात पे रखा जाता है, उसमें ना तो आग तेज़ करनी है ना वो कम करनी है, उसे मुनासिब रखना है। और ये काम हाइपोथैलेमस की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आगे फिर इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करता है, और ये फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन उसी लेवल पे रखता है, ना कम ना ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ा काम है इसका, इसको रेगुलेट करना। इस तरह बॉडी का टेम्परेचर सारा जो है उसको रेगुलेट करना भी इन्हीं का काम है, ये T3 T4। इसको जो आम पब्लिक है वो मेरी ज़ुबान को जब मैं T3 T4 कहता हूँ तो वो आयोडीन जेन में रखें कि आयोडीन की कमी से ये सारा निज़ाम बिगड़ जाएगा, हाजमे का निज़ाम बिगड़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म का अमल जो है ये बिगड़ जाएगा, और टेम्परेचर जो है बॉडी का वो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैदे में ये मसला हो सकता है कि जब ये हाई होगा तो डायरिया हो जाएगा, और जब लो होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कब्ज़ हो जाएगी, यानी आग तेज़ होने से पखाने लग जाएंगे, जब स्लो होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो ये दोनों सूरतें हो सकती है, मैदे को ये नुकसान इसका हो सकता है, जिगर को हो सकता है नुकसान। इसी तरह किडनी जो है उन पे जितने हमारे मेन आर्गन हैं बॉडी के सबको रेगुलेट रखता है ये जो T3 T4 है। तो कितना बड़ा काम है इनका। मसल हमारी बॉडी के जो है मसल की ये कंस्ट्रक्शन, ये जिस तरह ये मैं मुट्ठी बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, या ये हम मसल से काम लेते हैं, चलना फिरना भी मसल का ही काम होता है। तो हमारे मसल जो हैं इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो ताकत नहीं रहती, इनकी एबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है जब इसमें कमी आती है। ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा, यानी इसका अगर देखें आयोडीन का, तो नाजरीन आपके सामने जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन रखी है इससे आपको ये पता चल गया होगा कि आयोडीन की कमी वाली जो खुराक हम खाते हैं जिससे कि हमारे बॉडी में आयोडीन कम हो जाती है, उससे हमें कितना नुकसान होता है। अब हमें कौन सी डाइट, कौन सी खुराक खानी चाहिए जिससे कि हम अपनी आयोडीन की कमी जो है उसको मुनासिब तरीके से पूरा रख सकें। तो इसमें आयोडीन रिच जितनी भी फूड है उसमें मैं आपके सामने 2-4 किस्मों की खुराक जो है वो रखता हूँ। उसमें सबसे पहला नंबर है फ़िश का। फ़िश आप खाएं हफ्ते में 1-2 दिन, तो फ़िश का खाना लाजमी है, उससे आपकी आयोडीन की कमी पूरी हो जाएगी। और फ़िश के अलावा एग, अंडे जो हैं, अंडे खाने से भी ये आयोडीन की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा योगर्ट यानी ये जो दही है, और ये अगर सही तरीके से जमी हुई, अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल ठोस किस्म की जमी हुई ये जो दही है ये खाएं तो इसमें आयोडीन की कमी जो है पूरी होती है। और चौथी चीज़ है नट्स। नट्स में क्या है, ये ड्राई फ्रूट जितने आते हैं, मूंगफली होगी, वो नेज़े हो गया, और ये
बादाम हो गया, इसी तरह पिस्ता हो गया, ये सारे नट्स हैं। इन सब को खाएं तो इससे भी आपके आयोडीन की कमी जो है वो पूरी होगी। और सब्जियों में आप पालक का इस्तेमाल करें, उसमें भी आयोडीन होती है। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये अगर आप खाएंगे तो आपको आयोडीन की कमी नहीं होगी। और आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो ये जो हमारा ग्लैंड है ये बाद दवा इसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसको गिल्लर कहते हैं और मेडिकल जुबान में गाइटर कहते हैं। वो भी इसकी कमी की वजह से, यानी ये स्वेलअप होता जाता है और बड़ा होता जाता है, वो भी आयोडीन की कमी की वजह से होती है। और ऐसे मरीज़ जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं तो वो पहले से बताते हैं कि हम थायरॉक्सिन खा रहे हैं, यानी उनको एलोपैथिक डॉक्टर ने थायरॉक्सिन लगाई होती है। T3 की कम T4 जो है वो थायरॉक्सिन मैंने बताया, उसकी कमी जो है उसकी वजह से ये हो रहा होता है, तो उसके लिए वो थायरॉक्सिन एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर आप ये डाइट आप देंगे, और हमारी एक दवाई है होम्योपैथी की आयोडियम, उसका इस्तेमाल आप करें तो उससे ये ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने इस वीडियो में रखी, ये अगर आप समझते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, सेहत को बरकरार रखने के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमारी बॉडी में किसी चीज़ की जो डेफिशिएंसी हो जाती है वो कैसे हम पूरी कर सकते हैं, क्या तरीके हैं। तो इसको अगर आप अच्छा समझें तो आप इसे शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो, हेल्थ के मतलब इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल का निशान है उसको दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।